and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। It is not an election reform. Kindly sir, listen sir, it is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. No, it is not permitted. Sir, we have seen, we have heard the speech of the Honorable Prime Minister regarding the first amendment of the Constitution. Sir, Dr. B.A. Ambedkar said, we are giving a draft constitution to the country and country will make the amendment. How Pandit Jawaharlal Nehru has not brought any, sir listen sir, has not brought any constitution which really hits the basic structure. Excuse me, sir, आप इतना रूठा मत लीजिए, आपने इतना रूठा मत, एक हाफ मिनट अपना रूठा मत होइए। This is not done, this is sir all the time when we have brought, this government has brought constitutional amendment, national judicial appointment bill, it was passed, it has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments I have had. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will
take into consider, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our stick. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to oppose this introduction of the bill. Sir, Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. So basic idea of the bill, introducing the bill, is to that expenditure which goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously but in different phases. And it is another reason which is being given that election code of conduct which comes into operation during elections halts the developing process of the states, and that affects the country as a whole. Sir, here my basic opposition is, as I said, that legislative competence of the states should not be undermined. It's a federalism which is being practiced, and that is the reason why I'm opposing. Only one thing I would say, that even Election Commission of India's competence itself should be checked. Election commissioners should come by way of elections. They should come with the go through the election process and get elected by the people. Because what we have witnessed during last 2 to 3 years, that whatever the decision which was given by the Election Commission in the state of Maharashtra, which is not accepted according to the democratic principles of the Constitution enshrined in the Constitution, sir. So I oppose this bill. गौरव गोगोई जी के बाद में रूलिंग दे दूं, पहले गौरव गोगोई जी बोले। सर आप बोलिए सर, चर्चा है या 72 है, आप बोलिए पहले। देखिए, ये अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो उस विषय को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। नियम 72, नियम उपनियम 1 पहला परंतु वर्णित किया करता है कि यदि विधेयक पूर्व स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय वस्तु इस सभा की विधायन क्षमता से परे है। अब सबसे पहले वक्ता माननीय मनीष तिवारी जी ने ये विषय रखा और वक्ताओं ने भी रखा ये विधायन क्षमता से परे है, और इसीलिए जब ये विषय रखा तो मैंने इस विषय को कहा तो विधायन तो अध्यक्ष अन्य सदस्यों को विधेयक के बंदों पर अपने मत रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती, इस तहत किया। हाँ, आप गौरव गोगोई जी तो के बाहर जा सकते हैं, मतलब धन्यवाद सर। ये लेकिन कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है, जनरल वो चर्चा पे नहीं ला सकते। हाँ, समर्थन के लिए मैं सर ये दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं।
356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। News reports estimate the Election Commission of India has spent more than 6,000 crores, sir. In 2024, the estimate of spent was more than 10,000 crores, sir. संक्षिप्त में ओके, आप पक्ष रख दें बस। No, sir. No, please, let me. Yes, sir, give me 2 minutes. Come on. No. The Law Commission 2018 draft report and 27 Niti Aayog report estimates if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40%, sir. If the elections are held simultaneously, the voter turnaround would be increased up to 7%, sir. Sir, if the the total estimates of all the parties that spend on these elections is close to 1 lakh crore, sir. Therefore, if the elections are done simultaneously, please. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. And the second is continuity in governance, sir. Sir, over the last 6 months alone, there were 3 elections held for the state, sir. So how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? Sir, fourth and probably the most important, sir, in this age, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects, sir. This constant political messaging encourages deep polarization and indirectly introduce a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. K. Radhakrishnan.
अमराराम जी जी अमराराम जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संविधान संशोधन 129 में जो संशोधन लाने के लिए लाए हैं बिल, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि ये बिल इस देश की संवैधानिक संस्था संविधान और जनतंत्र को खत्म करके की ओर बढ़ने का काम है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप खर्चे की बात करते हैं, जिसको 1 साल होगा उसके 4 साल में आपके जनतंत्र की हत्या करने का काम ये संविधान संशोधन, ये जो बिल लेके आए हैं, ये करने का काम करेगा। आइंदा भी निश्चित रूप से आप बताइए, लोकल बॉडी जो पंचायत और नगर पालिकाएं स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको भी आप लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं कि एक हमारा ही चलेगा, बाकी देश का किसी भी राज्य का जो भिन्न भिन्न संस्कृति है, भाषा है, उसके अनुसार हमारे देश के संविधान ने उनको राज्य को बनाया है, उनकी विधानसभा बनाया है, उनके अधिकार हैं, वो सब अधिकार आप इस बात के माध्यम से यहाँ लेना चाहते हैं, और केवल इसलिए कि ताकत आप रूप से Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party SP, I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. Clearly, most of my colleagues have made the 3 most important points, that this is completely against federalism and the Constitution of India. The centre and the states have their own tenures and terms. So I think to mix the two is not fair, because the Article 356, because just last week, sir, we debated Article 356, and in the case of S.R. Bommai versus the Constitution of India, dissolving of assemblies was something which both sides have objected, and both sides have done it. So if we object to this, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honorable, the Government of India, either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee, so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. Thank you, sir. संक्षिप्त में बोलना श्रीकांत जी, सब संक्षिप्त में बोलो भाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं अपनी पार्टी दादा बैठिए, आपको मिला नहीं इसलिए हमें भी आप वंचित मत कीजिए, बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भी। मैं आज अपनी पार्टी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी, और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है, तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। यहाँ पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर, हर एक व्यक्ति यहाँ पर उठकर संविधान समझा रहा है। मुझे लगता है, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सर, ये बिल जो 1975 को शुरू करता हूँ, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिस, अरे वो विषय क्या है, आप संक्षिप्त में करिए। सर एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया, और
और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया